सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 5वें भाग पर पहुंच गए हैं फ्रांसीसी क्रांति के। वी हैव रीच्ड द 5th पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन chapter. So we have read many things that how the French are being able to inspire, able to inculcate the feeling of freedom, equality before law, justice, fraternity, etc. in France and various parts of Europe. So we have almost reached the end of this chapter. Let us start the 5th part and see what are the topics which we have to learn today. The French Revolution part 5th. So a directory rules France. As we all are aware that Maximilien Robespierre's rule from 1793 to 1794 was a disaster, and he had made strict measures, strict rules and regulations which were ultimately problematic for his own followers. The common people also suffered a lot. So ultimately he was also found guilty and was executed. तो ये जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर का कार्यकाल था, ये जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर जो वेल्दियर क्लास है, यानी कि जो थर्ड स्टेट में से जो अमीर लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो पावर को सीज़ करें. सो दे वर एबल टू सीज पावर. और जब वेल्दियर लोगों ने पावर को सीज कर लिया, यानी कि सत्ता पर कब्जा कर लिया, जो थर्ड स्टेट में जो वेल्दियर लोग थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया. आप एक ड्राइंग देख सकते हैं कि एक डायरेक्टरी क्या है, क्या थी, इसके बारे में भी जानेंगे. तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे डायरेक्टरी आई एग्जिस्टेंस में. जब रॉबिस्पेयर का रूल फेल्ड हो गया, रॉबिस्पेयर को एग्जीक्यूट किया है, कर दिया अल्टीमेटली, उसके बाद जो मिडिल क्लास थे, रिचर मिडिल क्लास थे, उन्होंने शक्ति का संचय किया. उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया. उस नए सिस्टम में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए. कॉन्स्टिट्यूशन में अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड वोटिंग राइट्स टू द नॉन प्रॉपर्टीड. उन्होंने सबसे पहले जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी, दोज हु वर नॉट प्रॉपर्टीड मेन, दोज हु वर पुअर, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वोटिंग. उनसे वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया नॉन प्रॉपर्टीड लोगों से. 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड. उसके बाद उन्होंने दोबारा से वोटिंग कराई. सिर्फ उन लोगों को वोटिंग राइट था जिसमें जो प्रॉपर्टीड थे. उन्होंने दोबारा से वोटिंग कराई और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट किया. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को 2 को इलेक्ट किया. उन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि जिनके ऊपर लॉ बनाने की जिम्मेदारी थी, वो एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्टरी. वो एक 5 लोगों के ग्रुप को इलेक्ट करते हैं जिसको नाम दिया गया डायरेक्टरी. इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अगर इलेक्शन होता है, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, अगर आज के ज़माने में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है हमारे देश में, एग्जाम्पल लेते हैं एक स्टेट का, तो फिर वहाँ क्या होता है, सबसे पहले लोग वोट करते हैं. हालांकि यहाँ सभी लोग वोट करते हैं, वहाँ सिर्फ जो मेन थे, विमेन कोई नहीं, और जो कोई किसी भी महिला को वोट करने का अधिकार नहीं था. तो अधिकार किसको था? सिर्फ मेन को, जिनके पास प्रॉपर्टी है. तो जैसे यहाँ हमारे देश में वोट करते हैं, वोट करने के बाद हम MLAs चुनते हैं. अगर हम स्टेट की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं. उसके बाद वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से जो मेजॉरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं. इसी तरीके से इन्होंने किया. इलेक्टर्स के 2 ग्रुप्स बनाए. उसके बाद 2 इलेक्टर्स के ग्रुप बनाने के बाद 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने के बाद उन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना. उन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला गया द डायरेक्टरी. ठीक है, ताकि जो कंट्रोल है सत्ता का, जो रॉबिस्पेयर के टाइम में सिर्फ मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर के पास था, वो एक की बजाय अब 5 लोगों के पास वो कंट्रोल आ जाए, और लेजिस्लेटर्स के जो पावर्स हैं और उनको डायरेक्टरी चेक करे, और डायरेक्टरी के जो पावर हैं उसको लेजिस्लेटर्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो चेक करें. तो एक दूसरे पे चेक रखेंगे तो फिर उससे क्या होगा, पावर का जो दुरुपयोग है, जो सत्ता का दुरुपयोग है, वो नहीं हो पाएगा.
So this is done to safeguard the concentration of power in the hands of only one person, as in the case of Maximilian Robespierre. Moving on, the directors kept on fighting with the legislative council. पर ये जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे, इनकी अक्सर विवाद और फाइट क्लैशेस चलते रहते थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके साथ। तो जैसे ही ये विवाद इनके साथ, लड़ाइयाँ इनके साथ होती थी, लड़ाई से यहाँ पे मतलब वॉर से नहीं है, लड़ाई से यहाँ पे मतलब है कि वो उनमें मतभेद होते थे विचारों के, या डिसीजन लेने नहीं देते थे एक दूसरे को। तो जैसे ही ये क्लैशेस हो रहे थे, तो तब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके जब क्लैश हुए डायरेक्टरी से, जो 5 मेंबर्स हैं उनसे या उनमें से किसी लोगों से, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को हटा दिया अपने पद से। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्होंने डायरेक्टरी के लोगों को हटा दिया। तो इस तरीके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें कभी वो किसी को मेंबर बना रहे हैं डायरेक्टरी का, किसी को हटा रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी पे नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से ये जो डायरेक्टरी का रूल है ये काफ़ी अनपॉपुलर हो गया और काफ़ी डिस्टेबलाइज हो गया पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस में। इस डिस्टेबलाइजेशन के कारण जो एक नए व्यक्ति का उदय होता है फ्रांस में, आप इमेज में भी देख सकते हैं और इसको आप गैस भी कर सकते हैं, ही कुड बी और ही इज़ नेपोलियन। सो नेपोलियन का राइज हुआ क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी रॉबेस्पियर के रूल के बाद। जो नया सिस्टम बनाया जिसमें नॉन प्रॉपर्टीड को वोटिंग राइट्स नहीं था और सिर्फ प्रॉपर्टीड को ही वोटिंग राइट था। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करा के 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया। उन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को चुना जिसमें 5 लोग थे। इन डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में हर समय विवाद रहने लगा, जिससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और जिससे एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिला कि वो सत्ता पर कब्जा कर ले। Although there were many changes in the form of government, the ideals of freedom, equality before law and fraternity inspired people all over France and Europe. हालांकि ये सभी नए नए तरीके इन्होंने सरकार बनाने के, जैसे 1991 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की डिक्लेयर किया, फिर फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, रॉबेस्पियर ने रूल किया, फिर डायरेक्टरी ने रूल किया। ये जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, चेंजेस किए, हालांकि इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, फेस करनी पड़ी फ्रांस के लोगों को। परंतु ये जो आइडिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इन आइडियाज़ ने फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को और यूरोप में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। तो अब बात करते हैं महिलाओं की भी। अभी तक हम पुरुषों की बहुत बात कर ली हमने, कैसे डायरेक्टरी आई, क्यों आई, उसके बाद डायरेक्टरी जब फेल हुई, जब इंस्टेबिलिटी हुई पॉलिटिकल, तो नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ और 1804 में वो सत्ता में आए, 1804 में। पर अब हम बात करेंगे किसकी, महिलाओं की। डिड वीमेन हैव ए रेवोल्यूशन? तो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या महिलाओं ने भी उस रेवोल्यूशन में भाग लिया या महिलाओं के लिए भी था वो रेवोल्यूशन? सो वुमेन टुक एक्टिव पार्ट इन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महिलाएं भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं थी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में हिस्सा लेने, बल्कि वो पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही थी और रेवोल्यूशन में भी हिस्सा ले रही थी, घर के बाहर जाके भी काम कर रही थी और घर के अंदर का काम भी संभाल रही थी। Most of the women of the third estate had worked as seamstresses, laundresses, vegetable vendors and domestic helpers. तो छोटे मोटे बिजनेस या हॉकिंग वेंडिंग के काम या डोमेस्टिक हेल्प जैसे कार्यों में व्यस्त थी महिलाएं, बिकॉज दे हैड टू अर्न अ लिविंग फॉर देयर फैमिली। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग। इनमें से ज़्यादातर जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी जो बाहर काम कर रही थी और रेवोल्यूशन में भी भाग ले रही थी, उनके पास ना तो शिक्षा थी और ना ही जॉब की कोई ट्रेनिंग थी। तो इसकी वजह से उनको अक्सर मेन से कम पैसे मिलते थे, दे वर पेड लेस। वर्किंग वुमेन हैड टू बेयर द डबल बर्डन ऑफ वर्किंग फॉर अ लिविंग एंड मैनेजिंग देयर फैमिलीज। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द वर्किंग वुमेन had to work
outside to earn a living for their family, as well as they have to take care of the children, the elderly ones of the family inside their homes. Their wages were lower than those of men. उनके जो तनख्वाह थी, उनका जो मेहनताना था, उनको जो पैसे मिलते थे काम करके, वो काफ़ी कम थे as compared to men. Only the daughters of rich people had access to education. जो अमीर लोगों की जो लड़कियां हैं, जो बच्ची हैं, सिर्फ वही उन्हीं के पास एजुकेशन का एक्सेस था, पर उनके पास भी बहुत ही कम राइट्स थे, और जैसे ही उनकी एजुकेशन पूरी होती थी उनकी फोर्सफुली मैरिज करा दी जाती थी उनके फादर्स के द्वारा. सो ये तो हमने जान लिया कि डिड वुमेन हैड अ रेवोल्यूशन. यस दे हैड. दे वर्कड इन डिफरेंट फील्ड्स एज वेल एज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन. तो अब हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकली कैसे कैसे उन्होंने रेवोल्यूशन किया. सो वुमेन फॉर्म्ड अराउंड 60 पॉलिटिकल क्लब्स. जैसे मेल्स ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैकोबिन्स था. इसी तरीके से महिलाओं ने भी 60 के करीब पॉलिटिकल क्लब बनाए. उन पॉलिटिकल क्लब्स में वो डिस्कस करती थी कि रेवोल्यूशन कैसे आएगा, साथ ही साथ महिलाओं को समान अधिकार, वोटिंग का अधिकार कैसे मिलेगा. तो आइए जानते हैं उनके क्या मुख्य डिमांड्स थे. उससे पहले एक इमेज देख लेते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल क्लब उस समय की एक पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें महिलाएं डिस्कशन कर रही हैं प्लान ऑफ एक्शन. सो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस. तो इनमें जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था महिलाओं का, वो था रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. जैसे कि जैकोबिन्स था पुरुषों में, इसी तरीके से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब. दे डिमांडेड द फॉलोइंग राइट्स. तो अब जान लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट अधिकार उनको चाहिए थे. क्या क्या अधिकार, समान अधिकारों की मांग वो कर रही थी जो पुरुषों को मिल रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार. सेकंड वाज द राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार चाहिए था उनको. द राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और पॉलिटिकल क्लब्स चलाने का, पॉलिटिकल ऑफिस चलाने का और लोगों से इंटरेक्शन करने का. ये मुख्य 3 डिमांड्स थी उनकी. दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. द राइट टू वोट, द राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. अब हम आ जाते हैं रिफॉर्म्स पे. ऐसा नहीं है कि सारी की सारी परेशानियां ही चलती रहीं महिलाओं की. महिलाओं को रेवोल्यूशन में भाग लेने का फ़ायदा भी हुआ. कुछ रिफॉर्म्स, कुछ चेंजेस भी उनकी लाइफ में करने की कोशिश की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने. लेट अस सी. स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड एंड स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. जो राज्य के स्कूल हैं यानी कि सरकारी स्कूल हैं उनको खोला गया और सभी महिलाओं के लिए, सभी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी. मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ. मैरिज जो है, जो फोर्सफुल मैरिज है लड़कियों की, उसको रोका गया और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जो सिविल लॉ के अंडर आएगा. यानी कि अब महिलाएं अपनी मर्जी से भी मैरिज कर सकती हैं. डाइवोर्स वॉज मेड लीगल. डाइवोर्स को भी जो है वो लीगलाइज किया गया और दोनों ही, महिलाओं और पुरुषों दोनों को यह अधिकार था कि वो कानूनी रूप से डाइवोर्स, तलाक ले सकते हैं. Women can get training for jobs and can also set up their own business. अब जो women हैं या जो girls हैं वो क्या कर सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी जॉब की और अपना कोई नया बिजनेस या कोई नया काम शुरू कर सकती थी. विमेंस क्लब, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तो हुए रिफॉर्म्स की बात. 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हमने जान लिए. स्कूलिंग कंपलसरी हो गई, मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया, महिलाओं को जॉब ट्रेनिंग अलाउ कर दी. तो शिक्षा, ट्रेनिंग और पर्सनल लाइफ के कुछ रिफॉर्म्स किए. पर जैसे ही रॉबिस्पियर का रूल आया, रीन ऑफ टेरर के दौरान, उसने सभी वुमेन पॉलिटिकल क्लब को बंद कर दिया और जो प्रमुख लीडर्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे वो करता था गिलोटिन मशीन के द्वारा. सो हियर यू कैन सी एन painting an image of how women participated in the revolution. So conclusion में हमने ये जाना कि महिलाओं ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस में, छोटे और बड़े क्रांतियों में भाग लिया
उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और जो हाउस वर्क है, जो केयर गिविंग वर्क है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट द पाथ वॉज नॉट सो ईजी, इतना आसान रास्ता नहीं था उनके सामने। टास्क बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल टास्क क्या कि वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था महिलाओं को। वो फाइट करती रहीं और 1946 में फाइनली फ्रांस में वोटिंग राइट मिल गया। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो 1789 का रिवोल्ट था उसके कितनी जल्दी पुरुषों को वोट करने का अधिकार मिल गया था, जबकि महिलाओं को कितने साल तक वेट करना पड़ा इस राइट के लिए। ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, ठीक है, 150 to 200 ईयर्स उनको इंतजार करना पड़ा कि उनको भी ऐसे ही वोटिंग राइट मिल सकें। सो विमेन इन फ्रांस फाइनली गोट वोटिंग राइट इन द ईयर 1946। सोर्स ई एक दिया हुआ है, उसमें द लाइफ ऑफ ओलंपी डी गॉज। ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी महिला थी जिन्होंने अलग अलग तरीके से रेवोल्यूशन में पार्ट लिया, महिलाओं के हक की आवाज़ उठाई। वो पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ महिलाओं के लिए, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। बट अल्टीमेटली शी वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। सो हमने जान लिया कि डायरेक्टरी क्या थी, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आई, कैसे वो फेल हो गई, कैसे उसने मौका दिया एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को आने का। उसके बाद महिलाएं जिन्होंने अलग अलग टाइप के वो काम कर रही थी, सोशल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी उनके सामने, फिर भी उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया और रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपनी मांगें सामने रखी और 1946 में उनको वोटिंग राइट मिल गया। So this was all we have to discuss and learn today. Let's move on to the final part of today's learning, that is assignment. Question number first, explain the rise of Napoleon. Question number 2, explain how women in the French society had a revolution. Question number 3, how many political clubs were formed by women and which was the most important one? Question number 4, when did women finally get the right to vote in France? Question number 5, explain the structure of rule under the Directory in France. Question number 6, which major reforms were done by the revolutionary government for women? Were they enough to bring equality? क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने किए, क्या वो पर्याप्त थे इक्वालिटी लाने के लिए? I hope you understood today's both the topics. If you still have doubts, you can always ask. You are always welcome. Thank you and have a nice day.